एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। जैसा आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी सरकारी परीक्षा हो उसमें भारतीय संविधान की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस जो हैं वो हमेशा होते हैं और अच्छे अमाउंट में क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, काफी मात्रा में क्वेश्चंस होते हैं और परीक्षा आप क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसमें भी ये डिसाइडिंग फैक्टर के रूप में काम करते हैं। ठीक है, बिकॉज इन सब चैप्टर्स का जो सिलेबस है वो काफी लिमिटेड है और लगभग सभी लोग तैयारी करते हैं। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने भारतीय संविधान की सभी परीक्षाओं को, सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए भारतीय संविधान की जो है वो चैप्टर वाइज हमने एमसीक्यूज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, एमसीक्यूज जो स्टार्ट किए हैं वो चैप्टर वाइज हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं और क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम किए हुए हैं कि या तो ये क्वेश्चंस वो हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस एग्जाम्स में या तो ये क्वेश्चंस आ चुके हैं या ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। ठीक है, लाइक इसी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ चुका है या हमने ऐसा भी किया हुआ है कि अगर किन्हीं 4 क्वेश्चन को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया जा सके तो वैसा भी करके हमने क्वेश्चन आपका फ्रेम किया है और कोशिश की है कि इन एमसीक्यूज के माध्यम से ही आपका वो चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने ये डिजाइन किए हैं। बाकी अभी हाल में यूपी ट्रिपल एससी की 3 परीक्षाएं भी आने वाली हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट की एक परीक्षा है, उसके बाद से एक वीपीओ की परीक्षा है और तीसरी परीक्षा जो है वो आपकी पेट 2023 की परीक्षा है। इन परीक्षाओं में भी ये जो है भारतीय संविधान के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो उन परीक्षाओं की दृष्टि से भी ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड हम लोगों ने वनडे एग्जाम से लेके जो यूपीएससी तक एग्जाम करवा दी है उस तरह तक का जो है क्वेश्चंस का हम लोगों ने लेवल रखा हुआ है। ठीक है, काफी मेहनत की है कि आपको पूरा का पूरा कंटेंट एक जगह से मिल जाए। ठीक, तो पहले वाले वीडियो में हम लोग, ये हमारा पार्ट 1 है, वीडियो का भाग 1 है और इसमें चैप्टर 1 जो है वो है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, किस तरह से हम लोग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से बढ़ते बढ़ते संविधान सभा के निर्माण तक पहुंचे। ठीक है, तो ये पूरे संवैधानिक विकास की प्रक्रिया और उसके बाद चैप्टर 2 में है संविधान सभा एवं निर्माण की प्रक्रिया, की संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, कितने सदस्य थे। ठीक है, और किस तरह से संविधान का निर्माण किया गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस जो हैं इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित में किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था। ऑप्शन है आपके पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स का भारत अधिनियम 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813 और चार्टर एक्ट 1833। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में आया था, जो पहला एक्ट था और जहां से भारत में ये विकास स्टार्ट होता है, कंपनी का शासन जो है वो स्टार्ट होता है। तो 1773 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की व्यवस्था की गई और 1774 में ये न्यायालय जो है वो अस्तित्व में आ गया। 73 में घोषणा हुई और 74 में ये जो है अस्तित्व में आ गया और सर एलिहाज इम्पे जो थे वो इस सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश थे। तो आपसे ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। पहले तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई वो कहाँ पर हुई? तो कलकत्ता में हुई। किस एक्ट के थ्रू हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुई। कब बना? तो 1774 में बना और पहले जो चीफ जस्टिस थे इसके वो सर एलिहाज इम्पे थे। तो ये आपके एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस हो गए हैं। इसी तरह से ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? भारतीयों की जो है शासन में, प्रशासन में भागीदारी सुनिश्चित हुई। ऑप्शन है चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जिसको भारत सरकार अधिनियम भी बोलते हैं और इंडियन काउंसिल एक्ट जिसको भारतीय परिषद एक्ट भी बोलते हैं 1861। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट के थ्रू भारतीयों को क्या किया गया? प्रशासन में भारतीयों के लिए हिस्सा लेना संभव बनाया गया। इस चार्टर में कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को, कंपनी के प्रदेश में रहने वाले किसी भी भारतीय को केवल धर्म, वंश, रंग या जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। उनको कंपनी में अगर एम्प्लॉयमेंट है तो उनको एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या है, भारतीयों के लिए कंपनी के प्रशासन में हिस्सा लेने का जो है रास्ता खुला। बाकी 1833 का चार्टर है, इसकी एक इंपॉर्टेंट 2 विशेषताएं ये भी हैं कि पहले जो था वो कंपनी के पास व्यापारिक एकाधिकार था भारत में
उसके बाद व्यापारिक एकाधिकार जो है वो कंपनी का 1833 के चार्टर के थ्रू खत्म कर दिया गया था। ठीक है, कंपनी के पास किसी तरह का व्यापारिक एकाधिकार नहीं बचा और कंपनी का जो काम बचा वो केवल भारत पर शासन बचा। और उसके अलावा जो भारत में अभी तक बंगाल का गवर्नर जनरल होता था उसको 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। और ऐसे नियुक्त होने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक का आपने नाम सुना होगा, भारत के पहले गवर्नर जनरल वो नियुक्त हुए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपके हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों के रूप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संवैधानिक विकास का ये भाग है, इस वजह से हमने इन क्वेश्चंस को पॉलिटी में भी कंसीडर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंसीडर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में आपको जो है वो कुछ विकास दिया हुआ है, जैसे ऑप्शन है नियंत्रण परिषद की स्थापना। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल या काउंसिल फॉर कंट्रोल, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति और गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति। ठीक, और यहाँ पे ऑप्शंस में है नियामक अधिनियम 1773 या रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स अधिनियम या पिट्स एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813 और चार्टर अधिनियम 1833। तो आप देखो, सबसे पहले ऑप्शन बी तो हम लोग देख चुके हैं, सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है रेगुलेटिंग एक्ट से। ठीक है, तो आपका बी का तो पहला हो गया। ठीक, फिर उसके बाद से नियंत्रण परिषद की जो स्थापना हुई है ये पिट्स अधिनियम 1784 के थ्रू हुई है, तो ए का आपका दूसरा हो गया है। बाकी इंग्लिश मिशनरियों को जो भारत में कार्य करने की अनुमति मिली है वो चार्टर अधिनियम 1813 के माध्यम से मिली है। इसमें बोला हुआ है कि इंग्लिश मिशनरी जो है वो भारत में जो है परमिशन लेके अपने प्रचार प्रसार के लिए काम कर सकते हैं। तो सी का जो ऑप्शन हो गया वो 3 हो गया, और डी जो है उसका सीधा सीधा आपका 4 बना। गवर्नर जनरल की परिषद में जो काउंसिल थी गवर्नर जनरल की, उसमें एक लीगल मेंबर जो है नियुक्त किया गया, और ऐसे लीगल मेंबर जो है नियुक्त हुए लॉर्ड मैकाले, और इनकी अध्यक्षता में ही प्रथम विधि आयोग की भी स्थापना हुई थी 1834 में। तो डी का जो आपका ऑप्शन हो गया वो 4 हो गया। तो इसका जो सही कोड बन गया वो 2 1 3 4। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो 2 1 3 4 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस का जो प्री है वो उस 2003 के प्री में आया हुआ था। इसमें जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमने लिख दिया है। कई क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, बट हमने उनके साथ 2-3 क्वेश्चंस को और मर्ज करके उसको एक बड़ा क्वेश्चन बनाया हुआ है, इस वजह से वहां से ईयर हमने हटा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के पास क्या रह गया, केवल चाय के व्यापार का लाइसेंस रह गया, और चीन के पास व्यापार करने का जो है वो अधिकार रह गया। उसके बाद बाकी सारे व्यापारिक आधिपत्य जो है वो 1813 के एक्ट के खत्म कर दिए गए। दूसरा है, इसने कंपनी द्वारा अधिकार के लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। ठीक है, और तीसरा स्टेटमेंट है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। अब आपको इसमें बताना है कौन कौन से कथन इसमें सही है। तो इसका जो सही जवाब है वो पहला तो कथन जो है वो सही है। 1813 के चार्टर एक्ट में व्यवस्था की गई कि कंपनी के बाकी सारी जो व्यापारिक अधिकार थे, जो ट्रेड राइट्स थे कंपनी के, खत्म कर दिए गए। कंपनी को केवल भारत में चाय का व्यापार की अनुमति रही और चीन के साथ व्यापार की। तो इसको आप वैसे पढ़ेंगे तो चाय और चीन के साथ व्यापार ये रह गया। ठीक है, बाकी सब व्यापारिक एकाधिपत्य जो है वो 1813 के चार्टर से खत्म कर दिए गए। तो पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय क्षेत्रों पर क्या है, ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को दृढ़ कर दिया गया। कंपनी को बताया गया कि अब आपका कार्य जो है वो व्यापार की जगह शासन करना अधिक है। ठीक है, तीसरा जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट गलत है। ये भारत का राजस्व जो है वो ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में नहीं आया था। ये जो 1858 का अधिनियम आया, 1815 का अधिनियम आया, जिसको शाही अधिनियम भी बोलते हैं, ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसके बाद आया था। तो इस 1858 के अधिनियम के तहत जो है वो भारत का राजस्व ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आया हुआ। तो इसके केवल पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन गलत है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल 1 और 2 इसके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। इस अधिनियम के फलस्वरूप गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 7 हो गई। ठीक है, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, ठीक है, उसमें सदस्यों की संख्या 7 हो गई। दूसरी है, विधि निर्माण के लिए अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। और तीसरा है, प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। अब आपने इसमें बताना है कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसका जो आप इसमें देखेंगे तो पहला कथन जो है वो इसमें जो संख्या है वो संख्या जो है इसमें आपकी 7 के स्थान पर जो थी वो आपकी 5 थी। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पे जो संख्या थी वो 5 थी, 5 सदस्य थे जो राजस्व, सैन्य, कानून, वित्त और गृह विभागों को देखते थे। तो पहला स्टेटमेंट इसका गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो स्टेटमेंट इसका सही है। इसमें जो अतिरिक्त सदस्य थे, एडिशनल मेंबर्स जो थे, उनकी संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 कर दी गई। तो ये स्टेटमेंट सही है और इसमें जो है वो प्रांतीय और केंद्रीय विषयों में किसी तरह का भेदभाव नहीं रखा गया। तो ये भी ठीक है, इसमें दोनों में क्या किया है, एक रूपता स्थापित की गई। तो इसका पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही है 1861 के अधिनियम के लिए। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के संबंध में निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनें। पहला है, 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति तथा यह 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ। पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, कुल 24 सदस्यों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार और बजट पर बहस करने की शक्ति। ठीक, तो इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन कौन से कथन जो हैं वो सही हैं। तो पहला कथन जो है वो एकदम सही है। जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 है, इसको 20 जून 1892 को शाही स्वीकृति मिली है और यह 3 फरवरी 1893 को लागू हुआ है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो इसका गलत है। इसमें जो गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 24 ना होकर ये 10 से 14 के बीच में थी। न्यूनतम 10 और अधिकतम 14 हो सकती थी, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा है, सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार था, तो ये भी गलत है। 1892 के अधिनियम में सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं मिला था। जो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन से उसको पूछने का अधिकार जो है वो 1909 का जो अधिनियम है, जिसको आप लोग मांटे मिल्लो अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो 1909 के अधिनियम में दिया है। चौथा स्टेटमेंट है, बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त की गई, तो ये एकदम सही है। इस अधिनियम के थ्रू बजट पर बहस करने की शक्ति जो है वो दी गई थी। तो इसका पहला और चौथा जो स्टेटमेंट है वो सही है, दूसरा और तीसरा गलत है। तो इसका जो सही जवाब बनता है आपका ऑप्शन सी बन जाता है, पहला और चौथा इसका सही है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं। ये चारों ऑप्शंस जो हैं वो अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू पूछे गए थे, अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए थे। हमने इन 4 क्वेश्चंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया है, ताकि आपको कम से कम क्वेश्चंस में पूरे के पूरे जो हैं एग्जाम के क्वेश्चंस हैं वो कवर किए जा सकें और उन अधिनियमों के, उन संबंधित विषयों के पूरे पार्ट कवर कर लिए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 के भारत शासन अधिनियम में की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं। ठीक है, जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शंस हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की स्थापना की गई, डुअल गवर्नेंस की जो है, इसको डायरकी भी बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था की गई और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण किया गया। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है। 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है उसके तहत जो है वो प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में जो विषय थे उनको आरक्षित और हस्तांतरित में वर्गीकृत किया गया। कुछ जो स्थान थे वो गवर्नर जनरल के पास थे और कुछ को हस्तांतरित कर दिया गया। तो पहला जो है सही है, इसमें द्वैध शासन की स्थापना हुई। दूसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना, तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है। ये जो अलग निर्वाचन मंडल की स्थापना है ये 1919 में ना होके
1909 के अधिनियम में ही ये आ गई थी, जिसमें मुसलमानों के लिए जो है वो पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी, जिसको सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल कहा गया। 1919 के जो इस अधिनियम में है, इस सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल का और विस्तार किया गया, और इसमें जो है वो सिख हैं, ठीक है, सिख जो हैं इनके लिए अलग से व्यवस्था की गई, यूरोपियन जो थे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई, उसके बाद से जो इंडियन क्रिश्चियंस थे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई, एंग्लो इंडियन जो थे उनके लिए अलग से व्यवस्था की गई, और ये सांप्रदायिक जो निर्वाचक मंडल था वो जब 1909 में केवल मुस्लिम तक सीमित था, ये 4 और लोगों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इसका गलत है। और तीसरा है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण कर दिया गया। तो ये ठीक है, पहले जो सरकार जो कानून थे वो केंद्र द्वारा बनाए गए थे, अब ये विधायनी की शक्ति जो है वो प्रांतों को दे दी गई थी और वो कानून का निर्माण कर सकते थे। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट जो है सही है, दूसरा गलत है। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। केवल पहला और तीसरा इसका स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा की गई है? ठीक है, यह क्वेश्चन हमने पीछे ही डिस्कस कर लिया है। मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारतीय काउंसिल अधिनियम इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 और भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है, ये मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो 1909 है, जिसको भारत शासन अधिनियम 1909 भी बोलते हैं, ठीक है, इसके तहत भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, आरंभ किया गया था, और पहली बार मुसलमानों के लिए इस तरह की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। जो पहला क्वेश्चन था वो था उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय की, अब क्वेश्चन है संघीय न्यायालय का, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शंस हैं, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, भारत सरकार अधिनियम इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन डी है। ये तीनों उत्तर जो हैं वो गलत हैं। जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी वो 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है, ठीक है, उसके थ्रू जो है वो भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और ये इसके तहत 1 अक्टूबर 1937 में 1937 में संघीय न्यायालय जो है वो अस्तित्व में आया, और सर मॉरिस गुएयर, ठीक है, ये इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, सर मॉरिस गुएयर जो है वो इस संघीय न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ये न्यायालय जो है वो 1935 के अधिनियम से इसका जो है स्थापना की गई थी, और ये अस्तित्व में जो आया वो 1 अक्टूबर 1937 को ये अस्तित्व में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित, ठीक है, और रिजर्व और अंतरित ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए? ठीक है, आपको बताना है। ऑप्शंस हैं, न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व और पुलिस। तो इसमें आपको बताना है कौन कौन से जो विषय हैं इन चार में से जो आरक्षित विषय माने गए। तो इसका जो पहला ऑप्शन है न्याय प्रशासन, ये आरक्षित विषय का पार्ट था, तो ये सही हो जाता है। स्थानीय स्वशासन जो है इसको आरक्षित विषय ना करके जो है ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रखा गया, अंतरित विषय रखा गया, तो ये गलत है। भू राजस्व जो है वो जो है आरक्षित विषय का पार्ट था, और पुलिस भी जो है वो आरक्षित विषय का पार्ट थी। तो इसका पहला, तीसरा और चौथा सही है, दूसरा गलत है। तो आपका जो ऑप्शन सही बनता है, ऑप्शन आपका सी सही बनता है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब 1919 में इस तरह का वर्गीकरण हुआ आरक्षित और अंतरित विषयों में, तो जो भी महत्वपूर्ण विषय थे जहां से राजस्व आ सकता था या जहां से भारत पर शासन जो है वो और अधिक जो है मजबूती से किया जा सकता था, वो सारे विषय जो हैं वो इन्होंने आरक्षित विषयों के रूप में रखे थे। और जो कम महत्व के विषय थे या जिनके लिए उपयुक्त संसाधनों की जो कमी थी, वैसे विषय इन्होंने जो है वो ट्रांसफर्ड या अंतरित कर दिए थे। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट विषयों में एक तो आपका स्थानीय स्वशासन है ही, इसके अलावा जो एजुकेशन है, शिक्षा है, इसको भी इन्होंने जो है वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रखा। जो आपका हेल्थ है, स्वास्थ्य है,
इसको भी इन्होंने ट्रांसफर्ड में रखा, और जो एग्रीकल्चर है, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है इन्होंने इसको भी आरक्षित विषय का पार्ट रखा। अब वहीं पे एग्रीकल्चर को इन्होंने ट्रांसफर किया, जबकि भू राजस्व जो एग्रीकल्चर से ही आपका रेवेन्यू जनरेट होता है, इनको इन्होंने अपने पास रखा। सिंचाई का जो पार्ट था वो भी इन्होंने अपने पास रखा। खनिज जो है वो अपने पास रिजर्व रखा, ठीक है। तो कम महत्वपूर्ण या जो गौण महत्व के विषय थे उनको ही केवल इन्होंने ट्रांसफर किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला कथन है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन से सही है। तो पहला स्टेटमेंट तो यहां तक तो सही है। 1919 का जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है उसमें 21 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाओं को वोट देने का तो अधिकार की संस्तुति की गई, लेकिन ये सभी के लिए नहीं थी, ठीक है। यहाँ पे कैच वर्ड जो है वो सभी है, ये सभी के लिए नहीं थी, कुछ स्पेशल क्लास थे, ठीक है, उनके लिए ये जो है मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो पहला ऑप्शन इस वजह से आपका गलत हो जाता है। ये क्वेश्चन जो पहला वाला है ये यूपीएससी में आया हुआ है कभी, ठीक है। बाकी दूसरा स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया, तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। ये जो अलग से आरक्षित स्थानों का प्रावधान था, पहले आपने देखा 1909 में इसका विस्तार हुआ, 1919 में इसका और विस्तार हुआ, 1935 में इसका और अधिक विस्तार हुआ, और 1935 में इसमें महिलाओं के लिए स्थान दिया गया। उसके बाद से जो दलित वर्ग थे, ठीक है, जो दलित वर्ग थे उनके लिए भी स्थान आरक्षित किए गए, और श्रमिकों के लिए भी स्थान आरक्षित किए गए, ठीक है। तो ये मुसलमानों से बढ़ते बढ़ते इस स्थान तक ये सांप्रदायिक जो है वो बढ़ते बढ़ते आ गया। और इसका जो मूल उद्देश्य था वो था कि जो एकता की भावना, जो एकत्व की भावना है, उसको कैसे भारतीयों के बीच में कमजोर किया जाए। इस तरह से अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की नीति है वो इससे परिलक्षित होती है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अगला क्वेश्चन है भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका इंडियन लेजिस्लेचर का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन है 1930, 1934, 1945 और 1947। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, ये 1945 में जो भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किया गया, ठीक है। 1945 के बाद फिर आजाद हो गया देश, और देश में फिर अलग तरह से चुनाव पद्धति आयोजित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजान चीज है, ठीक है। बेजान चीज इन्होंने बोला है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। ये कथन आपको बताना है, ये कथन किसका है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर और महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। ये स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, जो संविधान सभा थी इसके अध्यक्ष थे, और भारत के फिर आगे चलकर प्रथम राष्ट्रपति बने। इन्होंने संविधान सभा में ही ये वक्तव्य दिया, इन्होंने दिया हुआ है, और ये स्टेटमेंट आपसे इस तरह से पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में कौन सी प्रमुख विशेषताएं नहीं हैं, आपको बताना है। 4 विशेषताएं दी हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं। पहली है केंद्र में द्वैत शासन, डायरकी की व्यवस्था। कई बार द्वैत शासन की जगह ये वर्ड दे देता है डायरकी, हिंदी में भी उसको डायरकी बोल देता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये डायरकी जो है द्वैत शासन है। दूसरा है राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति, संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, और केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। अब आपको इसमें बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट इसके सही है। तो इसका पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। 1935 का जो अधिनियम था उसके तहत प्रांतों में जो द्वैत शासन चल रहा था उसको समाप्त कर दिया गया था, और केंद्र में द्वैत शासन लेकर ये लोग आए हुए थे। दूसरा है जो राष्ट्रपति के पास अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति है वो 1935 के अधिनियम से फ्लो होती है। उसके बाद संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, ठीक है। ये सिद्धांत यहाँ से प्रवृत्त होता है, ठीक है। इसमें कहीं भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी की बात आपको इस अधिनियम में
नहीं मिलेगी। और चौथा, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, ये स्टेटमेंट भी सही है। इसमें जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। तो इसका जो चारों ऑप्शन है वो सही है। इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हो जाता है, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं थी। आपको गलत स्टेटमेंट इसमें बताना है। पहला है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया। दूसरा, अवशिष्ट विषय जो है वो प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तीसरा है, यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को लागू किया। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हम पहले वाले क्वेश्चन में ही डिस्कस कर रहे हैं। इसमें प्रांत में द्वैत शासन समाप्त करके प्रांतों को स्वायत्त कर दिया और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू की। तो डी स्टेटमेंट तो सही है। प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, इसमें जो है वो अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया, ये स्टेटमेंट भी सही है। जो अवशिष्ट विषय हैं ये प्रांतीय विधायिकाओं को ना देके केंद्र के पास आरक्षित किए गए, इस वजह से जो है वो क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है गलत है। बाकी आप अभी भी देखेंगे तो अवशिष्ट विषय जो है वो केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, राज्यों को उनको हस्तांतरित नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट इसके सही है। एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि प्रांतों को स्वायत्तता 1935 के अधिनियम में, प्रांतों में द्वैत शासन का जो आरंभ हुआ है वो 1919 में हुआ है, समापन 1935 में हो जाता है। केंद्र में द्वैत शासन का आगमन जो होता है वो 1935 में होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगातार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? फिर से आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला है, देश के लिए एक लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, एक संघ की योजना पर विचार और विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का संवाचित या नॉमिनेशन किया जाना। ठीक है, तो एक संघ योजना का विचार ये तो हम लोग देख चुके हैं अभी पिछले क्वेश्चन में, तो ये तो आपका स्टेटमेंट सही है। देश के लिए लिखित संविधान, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। देश के लिए लिखित संविधान की जो बात होती है वो सबसे पहले जो बात होती है वो क्रिप्स मिशन द्वारा की जाती है। 1942 में जब क्रिप्स मिशन आता है तो वो मिशन बोलता है कि देश के लिए एक लिखित संविधान की व्यवस्था की जाएगी। तो ये 1935 का अधिनियम इसकी व्यवस्था नहीं करता है, ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो सही है, विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेह प्रतिनिधियों की व्यवस्था की गई और सरकारी सदस्यों को नॉमिनेट किया जाना शुरू किया गया। तो ये 3 स्टेटमेंट बी, सी और डी इसके सही है। ए गलत है, ये याद रखिएगा। भारत के लिए जो है देश के लिए लिखित संविधान की जो बात करता है वो क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया था, ये आया था और इसमें बोला हुआ था कि जो युद्ध चल रहा था उस टाइम पे, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने बोला हुआ था कि द्वितीय विश्व युद्ध के समापन पर भारत के संविधान के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो देश के लिए एक संविधान का निर्माण करेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में किस अधिनियम के फलस्वरूप वर्मा जो देश है जिसको म्यांमार के नाम से जानते हैं, भारत से अलग हुआ? ऑप्शन है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है, जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम एक्ट है, भारत सरकार अधिनियम जो है 1935, इसके तहत वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद, जो संविधान निर्माण करने की परिषद थी, उसमें प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है 8 लाख प्रति व्यक्ति, वो 8 लाख व्यक्ति, दूसरा ऑप्शन है 10 लाख व्यक्ति, 12 लाख व्यक्ति और 15 लाख व्यक्ति। ऑप्शन का मतलब है कि 8 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि, 12 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि और 15 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी हो जाता है। ये जो संविधान निर्मात्री परिषद की बात की गई थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, उसमें प्रांतों के जो लिए इस आवंटित स्थान जो निर्धारित किए गए थे वो 10 लाख व्यक्ति के आधार पर जो है वो स्थान सुनिश्चित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर
विचार कीजिए। पहला कथन है संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। अब आपको इसमें बताना है कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो अब जो संविधान सभा थी उसमें प्रांतीय विधानसभाओं के भी सदस्य थे और देसी रियासतें जो भारतीय रियासतें थे उनके भी सदस्य थे। फिर भी ये स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए है कि जो प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्य थे ये नॉमिनेटेड ना होगी, ये इलेक्टेड। ठीक है, ये सदस्य जो थे ये इलेक्टेड थे, बाकी जो रियासतों के सदस्य थे वो नामित थे। ये क्वेश्चन आईएएस में कभी पूछा गया हुआ था, यूपीएससी ने पूछा हुआ था। इसी वजह से ये इसमें जो कैच वर्ड है वो नामित है। इसमें दोनों को नामित की बात की है, जबकि प्रांतीय विधानसभाओं से जो सदस्य आए थे वो इलेक्टेड थे। दूसरा स्टेटमेंट एकदम सही है। ये क्रिप्स मिशन में जो बात थी ये कहा गया था कि जो देसी रियासतें जो हैं वो भारत के साथ जो है प्रांत जो हैं वो अपने तैयार नहीं है संघ में शामिल होने के लिए, तो उनके साथ ब्रिटेन अलग संधि पर हस्ताक्षर करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो पहला सही गलत है, दूसरा सही है। इसका ऑप्शन बी सही है, केवल 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन व्यक्तियों में से कौन एक कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन है विलियम वुड, स्टोफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। ये विलियम वुड जो है वो कैबिनेट मिशन के जो है सदस्य नहीं थे। ये कैबिनेट मिशन जो आया था वो ये वर्ष 1946 में आया हुआ था और इसका जो उद्देश्य था वो भारत को पूर्ण स्वायत्तता देने के लिए ये जो है कैबिनेट मिशन भेजा गया था। ये मिशन जो है वो मार्च 1946 में भारत आया हुआ था और इसको मई 1946 तक ये भारत में रहा है और इसने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं, जिसमें विलियम वुड सदस्य नहीं है, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर इस मिशन के सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? जो 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बनी हुई थी, इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट, आपको बताना है कौन इसमें सदस्य नहीं था। ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और डॉक्टर जगजीवन राम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन आपका सी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति और बाद में राष्ट्रपति बने। ये जो 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस सरकार का ये हिस्सा नहीं थे, जबकि सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जगजीवन राम जी इस अंतरिम सरकार के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम अंतिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी? ऑप्शन है 24 अगस्त 1946, 22 अगस्त 1946, 25 अगस्त 1946 और 23 अगस्त 1946। तो इसका जो सही जवाब है आपका वो आपका ऑप्शन ए है। ये 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की जो घोषणा की गई थी। ठीक है, ठीक, ये जो है वो 14 सदस्यीय सरकार जो है ये बनी हुई थी, अंतरिम सरकार। ठीक है, और इस अंतरिम सरकार में मतलब जवाहरलाल नेहरू भी इसके हिस्सा थे और ये जो सरकार बनी हुई थी ये लॉर्ड बेवेल के इनविटेशन पर सरकार का गठन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा की प्रथम बैठक या उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद। ठीक है, तो जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक होती है भारतीय संविधान सभा की, तो इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये जो पहली बैठक थी 9 दिसंबर 1946 को ये होती है और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसकी अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सही उत्तर का चयन करें। पहला कथन है वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ठीक है, लॉर्ड वेवेल थे, उनकी योजना थी। ठीक है, जिसको वेवेल प्लान बोलते हैं। 1945 जून 1945 में आया हुआ था। जून 1945 में ये प्लान आया था लॉर्ड वेवेल द्वारा और इसका जो कारण है बताया है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा
बच जाता। ठीक, अब आपको इसमें बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और कथन कारण का स्पष्टीकरण है या नहीं, इस तरह से आपको चुनना है। तो पहली स्टेटमेंट देते हैं। पहला स्टेटमेंट तो एकदम सही है, जो विवेल योजना जो जारी की गई थी इन्होंने जून 1945 में, उसमें था कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हो उसमें हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान हो, इक्वल नंबर हो। लेकिन इनका जो विचार है ऐसा करने का, उसका कोई भी कारण ये नहीं था कि भारत के बंटवारे से विचार किया जाए। इनका कहीं भी कोई जो उद्देश्य था वो ऐसा नहीं था कि भारत का बंटवारा ना हो। ठीक है, इनका केवल उद्देश्य था कि जो राजनीतिक गतिरोध बना हुआ है, मुस्लिम जो हैं वो बराबर का हिस्सा मांग रहे थे और उस वजह से कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो इनका जो उद्देश्य था वो केवल राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था। ये भारत की एकता अखंडता से इनको कोई भी लेना देना नहीं था। तो ये कारण जो है वो गलत है, कथन केवल सही है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाता है, कथन सही है पर कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? ठीक है, पहला है वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। दूसरा, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। वह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है देखा जाए, वो वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, तो ये गलत हो जाता है। ये संविधान सभा जो बनी हुई थी, ये इसमें जो है वो वयस्क मताधिकार पर नहीं बनी थी। इसके लिए किसी तरह का कोई चुनाव नहीं हुआ था। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। जबकि ऑलरेडी जो राज्य की विधानसभाएं उस समय पर एग्जिस्ट कर रही थी, उन विधानसभाओं ने निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य किया था और उन्हीं विधानसभाओं ने उस निर्वाचक मंडल के माध्यम से जो है वो संविधान सभा के जो प्रतिनिधि हैं, जो सदस्य हैं, उनको नामित किया हुआ था। अर्थात इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष ना होके अप्रत्यक्ष था, मताधिकार पर आधारित नहीं था। तीसरा स्टेटमेंट सही है, यह बहुदलीय निकाय थी। इसमें जो है कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य दलों के जो है लोग इसमें शामिल थे और इसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। ये स्टेटमेंट भी सही है। संविधान सभा के भीतर कई सारी समितियां जो है वो बनाई गई थी। आगे हम लोग उन क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे और इन समितियों के माध्यम से संविधान सभा ने कार्य किया। तो इसका केवल ऑप्शन 3 और 4 जो है सही है। सी इसका जो है वो सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। दूसरा है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। ये सभा सभी लिखा है, ये सभा होना चाहिए था। ठीक है, सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और चौथा, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार जो है वो सीमित था। ठीक है, तो इसका हम लोग पहले ही देख चुके हैं, जो ऑप्शन सी है ये गलत है। ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। जबकि जो उस समय राज्य की विधानसभाएं एग्जिस्ट कर रही थी, उन्होंने निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य किया था और उन्हीं ने जो है इसमें सदस्यों को भेजा हुआ था। बाकी पहला स्टेटमेंट सही है, इसने कई समितियों के माध्यम से काम किया, जिसमें प्रारूप समिति जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। इन सभी को अल्पसंख्यक समुदायों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया और जो मताधिकार था वो सीमित था। और मताधिकार का जो क्राइटेरिया था वो था कि आप कितना कर देते हैं सरकार को, कितनी संपत्ति है और आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है। इनके आधार पर जो है वो मताधिकार सीमित था, जो विधानसभाओं के चुनाव हुए थे उनके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन पहली बैठक कब शुरू हुई थी? ऑप्शन है 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 19 नवंबर 1947 और 30 जून 1949। तो इसका पहला ही हम लोग देख चुके हैं। ये जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को जो है वो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन है, दूसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946, चौथी बैठक 13 दिसंबर 1946 और पांचवी बैठक 13 दिसंबर 1946। तो एक बात तो तय है
कि जो संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, ये 13 दिसंबर 1946 को आया। अब आपको सिर्फ दिखा बताना है कि किस बैठक में हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, जो 5th बैठक हुई थी, और 5th बैठक हुई है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। तो ये 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो रखा हुआ था। तो ये एक साथ आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे फिर से हो गए। ठीक है, आप क्वेश्चंस को जब बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लगभग सारे के सारे टॉपिक को कवर कर रहा है, और इसमें मल्टीपल क्वेश्चंस को मर्ज करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। जैसे ये क्वेश्चन जो है वो कई सारे क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ऑप्शन है जनवरी 22 1946, फरवरी 20 1947, जनवरी 22 1947 और जुलाई 26 1946। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है, जनवरी 22 1947 को संविधान भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा गया था। ठीक है, ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी आर अंबेडकर, बी एन राव और महात्मा गांधी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है, ये संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव है वो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। पहला है, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर था। दूसरा, उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया था। और चौथा है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन एकदम सही है। उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पंडित नेहरू द्वारा लाया गया था और इसको संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था, और जो उद्देश्य था उसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है। दूसरा है, उद्देश्य का बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो ये भी एकदम सही है। इवन आज भी जो संविधान की प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है या उद्देशिका है, ठीक है, ये सॉरी जो उद्देशिका है वो बहुत महत्वपूर्ण जो है उद्देश्यों की पूर्ति करती है। तीसरा है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। जब आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग, उसके बाद प्रस्तावना है और सबसे लास्ट में है इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। ठीक है, तो जो संविधान को किया है वो भारत के लोगों ने अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया हुआ है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। चौथा स्टेटमेंट जो है, राज्य के मुखिया, राज्य का जो मुखिया है भारत में वो राष्ट्रपति है। ठीक है, तो राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचन जो है वो नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो एक निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो इसका जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है। ऊपर के 3 स्टेटमेंट एकदम सही है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची एक्स को सूची वाई से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। पहला ऑप्शन है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य और संघ संविधान समिति के सदस्य। ठीक है, तो इसका जो पहला है, संविधान सभा के जो पहले उपाध्यक्ष हैं ये जो है एच.सी. मुखर्जी होते हैं। ठीक है, तो ए का जो हो जाता है आपका चौथा ऑप्शन हो जाता है, ए का जो ऑप्शन हो जाता है 4 हो जाता है ये। बी, प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य जो हैं वो आपके हैं के एम मुंशी जी, तो आपका बी का 3 हो जाता है। राजस्थान की रियासत से जो सदस्य आए हुए थे वो वी टी कृष्णमाचारी जो हैं वो राजस्थान से आए हुए थे, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। और संघ संविधान समिति जो है उसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो आपका जो इसका सही जवाब बन जाएगा वो बन जाएगा 4-3-1-2। ठीक है, 4-3-1-2। ठीक, तो इसका ऑप्शन डी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपने शायद पहले ना देखे हो या मिस हो गए हो, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी जी, उसके बाद से प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य। ठीक है, तो ये बी टी कृष्णमाचारी जी। ठीक, बाकी जो
राजस्थान पीसीएस में अपीयर होते हैं लोग, उनके लिए ये राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य, तो ये जो वीटी कृष्णमाचारी जो है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति या पहले अस्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? ठीक है, मनोनीत उपसभापति या अस्थायी उपाध्यक्ष, ऑप्शंस हैं टीटी कृष्णमाचारी, वीटी कृष्णमाचारी, एच.सी. मुखर्जी और फ्रैंक एंथनी। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है। ये जो फ्रैंक एंथनी है, ये 9 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की पहली बैठक होती है, तो उस बैठक में जो अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनके द्वारा फ्रैंक एंथनी को संविधान सभा के प्रथम उपसभापति या पहले अस्थायी उपाध्यक्ष के तौर पर इनको मनोनीत किया हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी है, फ्रैंक एंथनी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन्होंने भारतीय संविधान सभा का प्रथम प्रारूप तैयार किया एवं भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार भी रहे। ठीक है, दो स्टेटमेंट है। ठीक है, कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया और संवैधानिक सलाहकार कौन थे, आपको नाम बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी.एन. राव और के.एम. मुंशी। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी हो जाता है, ये वी.एन. राव है। इन्होंने संविधान का प्रथम प्रारूप भी तैयार किया हुआ था और उसके बाद ये संवैधानिक सलाहकार भी रहे थे। तो इसका जो सही जवाब ऑप्शन सी है, बी.एन. राव। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, डॉक्टर अंबेडकर कोई भी मत लगाइएगा, बिकॉज पहला जो जाता है वो संविधान को देखते ही पहला ध्यान डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर जाता है। ठीक है, तो ये जो जवाब है ये बी.एन. राव जी हैं, इन्होंने प्रारूप तैयार किया है। प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? पहला, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन हुए थे। संविधान निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और संविधान की अंतिम बैठक की तिथि 24 जनवरी 1950 है। अब आपको इसमें बताना है कौन कौन से कथन सही है। तो पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, क्यों सही है? पहले तो संविधान की जो है वो 11 बैठकें होती हैं आपकी 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तक जो है संविधान की 11 बैठक हो चुकी होती हैं और इसी दिन संविधान सभा जो है वो जो है संविधान को अंगीकृत कर लेती है। लेकिन 24 जनवरी 1950 को एक और बार संविधान सभा बैठती है और इस दिन जो है वो संविधान सभा के जो सदस्य हैं वो संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं। तो ये 24 जनवरी 1950 की बैठक जो है वो 12वीं बैठक में परिणित हो जाती है, इसलिए जो है वो 12 बैठक हो जाती हैं। निर्माण में लगभग सभी लोग जानते हैं कि 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा है और अंतिम बैठक की तिथि जो है वो 24 जनवरी 1950 को हो जाती है। तो इसकी जो तीनों स्टेटमेंट हैं सही हैं। इसका जो जवाब है ऑप्शन ए है, तीनों कथन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अंबेडकर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य के बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। डॉक्टर अंबेडकर जो है इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है वो 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुई थी। दूसरा भी सही है, ये जो है पूना प्रेसिडेंसी बंबई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव में निर्वाचित होकर आए थे। हालांकि जब इनिशियली इनका जो निर्वाचन हुआ था वो ईस्ट बंगाल से हुआ था। ठीक है, ईस्ट बंगाल जो था उससे इनका निर्वाचन हुआ था, लेकिन चूंकि जो है वो जब देश का विभाजन हुआ तो ईस्ट बंगाल वाला जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया। तो जो पूना संसदीय क्षेत्र से ऑलरेडी सदस्य थे एम.आर. जयकर, इन्होंने अपनी सीट से इस्तीफा दिया। डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये सीट जो है इन्होंने खाली की और फिर उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर इस सीट से जो है वो उपचुनाव में निर्वाचित होकर संविधान सभा में सम्मिलित हुए। तो ये दोनों कथन सही है, इसका ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणीत भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम
1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो हैं आपके एकदम सही हैं। इसको ऑप्शन सी इसका सही है, ऑप्शन सी, ए और बी। आप एकदम स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा। ये स्टेटमेंट भारत सरकार के नियम और गोलमेज सम्मेलनों के कॉन्टेक्स्ट में जो है एकदम सही है। इसमें है सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, पहले सूची में जो है वो 3 स्टेटमेंट दिए हैं और दूसरी सूची में नाम दिए हैं जिनके ये स्टेटमेंट है। आपको मैच करके बताना है कौन सा स्टेटमेंट किसका है। तो पहला स्टेटमेंट है, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। और तीसरा स्टेटमेंट है, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक है, तो अब देखते हैं पहला स्टेटमेंट जो है ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट। महात्मा गांधी का ही ये व्यू था कि आजादी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या है, राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। तो पहला स्टेटमेंट महात्मा गांधी का है। दूसरा स्टेटमेंट जो है वो आइवर जेनिंग्स का है। ठीक है, इन्होंने ही बोला था कि भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। तीसरा स्टेटमेंट सीधा सीधा हो गया, ये ऑस्टिन का है। इन्होंने माना हुआ था कि जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस ही उस समय क्या था, भारत था। तो ये सीधे सीधे मिले हुए हैं, ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक चला। संविधान का दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 तक चला। ठीक, लगभग 1 वर्ष तक। और संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। इस तरह से लिखे ही हैं कि आपको एक ही बार में आपको पता चल जाए कि भारत वो संविधान सभा में संविधान का जो है वो 3 बार वाचन हुआ, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन और तृतीय वाचन। ये तीनों वाचन की टाइमलाइन है। पहला वाचन जो है वो आपका होता है 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में पहला वाचन होता है। ठीक है, दूसरा वाचन जो होता है वो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। यही जो वाचन है ये सबसे ज्यादा समय तक चला था। क्वेश्चन कई बार इस तरह से भी आता है कि संविधान का कौन सा वाचन जो है वो सबसे अधिक समय तक चला था। तो द्वितीय वाचन जो है वो सबसे लंबे समय तक चला है और तृतीय वाचन जो है वो 14 नवंबर से स्टार्ट होके 26 नवंबर पर समाप्त हुआ और उसी दिन संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं, तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही है। इसका ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आपको 2 सूचियां दी हैं और सुमेलित करना है। ठीक है, और पहला जो स्टेटमेंट है वो है, संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। इसको साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले जो संविधान सभा का विचार जो प्रस्तुत किया गया था वो स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में किया गया था। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो एकदम सही है। ठीक है, ये स्वराज पार्टी द्वारा 1934 में किया गया था। दूसरा है, संविधान के पूर्व के दिनों में संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया। ये विचार जो है वो एम.एन. रॉय का विचार है। इन्होंने 1934 में ये विचार प्रस्तुत किया था। और निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव जो आया था वो पहली बार क्रिप्स मिशन द्वारा लाया गया था। ठीक है, क्रिप्स मिशन द्वारा 1942 में लाया गया था, जिसमें कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तो ये भी हमने इस तरह से सीधे सीधे मिला के रखे हैं, ए का पहला, बी का दूसरा और सी का तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन है 15, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 12 और चौथा ऑप्शन है 10। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए है। जो भारतीय संविधान सभा थी उसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसमें एक वर्ड्स लिखा हुआ है लेकिन ये रिपीटेडली कई बार आया हुआ है। ठीक है, सारे वर्ड्स लिखे नहीं है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1946 में आयोजित संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने स्थान मिले? ऑप्शन है 208, 210,
207 और 205। तो इसका पहले डिटेल देख लीजिए। जो जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे, ठीक है, तो उस टाइम जो संविधान सभा का फॉर्म था वो था कि संविधान सभा में कुल 389 सदस्य 389 मेंबर्स होने थे, जिसमें 292 जो मेंबर्स आने थे वो ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि होने थे। उसके बाद से जो इसमें 4 मेंबर्स आने थे वो जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे वो आने थे वहां से, और उसके बाद से इसमें 93 मेंबर्स 93 मेंबर्स जो आने थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि आने थे। तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो देसी रियासतों के प्रतिनिधि आने थे वो मनोनीत होके आने थे, ठीक है। बाकी जो है उनके लिए चुनाव होना था, तो 292 प्लस 4 जो है वो 296 स्थानों के लिए चुनाव हुआ था, और इन 296 स्थानों में से कांग्रेस को 208 स्थान जो है इसमें मिले हुए थे, ठीक है। बाकी जो ये 296 स्थान है, ठीक है, 296 जो स्थान है, इन स्थानों में 213 स्थान जो थे वो अनारक्षित थे या जनरल थे। इसमें से 79 स्थान जो हैं वो मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित किए गए थे, और 4 स्थान जो हैं वो सिखों के लिए आरक्षित करके रखे गए थे, ठीक है। बाकी जो चुनाव हुआ उसमें 208 स्थान जो है वो कांग्रेस को मिले, 73 स्थान मुस्लिम लीग को मिले, और 15 स्थान जो है अन्य और स्वतंत्र लोगों को मिले, ठीक है। तो मुस्लिम लीग के लिए इसमें एक जो सेटबैक था वो ये था कि इनके लिए जो कुल जितने स्थान आरक्षित किए गए थे ये उतने स्थान भी नहीं जीत पाए, जबकि ये अपने आप को उस टाइम पर भारत का जो है वो प्रतिनिधि मानते थे कि कांग्रेस के स्थान पर हम असली भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का बंटवारा होने के पश्चात 31 अक्टूबर 1947 को पुनर्गठित भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी, ठीक है। ऑप्शन है 300, 299, 298 और 297। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन बी है। जो 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा का पुनर्गठन होता है तो उसमें संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 299 नियत की गई, जिसमें 229 जो स्थान थे वो जो थे वो प्रांतों के लिए थे, और 70 स्थान जो थे वो देसी रियासतों के लिए स्थान आरक्षित किए गए थे, जब तक चीफ कमिश्नरी प्रांत जो है वो समाप्त हो गए थे, इसलिए उनके लिए स्थानों की कोई आवश्यकता नहीं थी। जो अतिरिक्त स्थान थे वो क्या हुआ था, देश का विभाजन के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चले गए थे, इस वजह से संख्या घटकर 299 रह गई थी। 299 जो है सदस्य संख्या रह गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए। ऑप्शन है हैदराबाद, जूनागढ़, बड़ौदा और मैसूर, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। हैदराबाद के जो प्रतिनिधि थे वो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। बाकी आप लोग जानते ही हैं कि हैदराबाद को बाद में पुलिस कार्रवाई के द्वारा जो है वो देश में शामिल किया गया था, अन्यथा हैदराबाद जो है वो पाकिस्तान के साथ जाने को इच्छुक दिख रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स जो थे उनके लिए कितने आरक्षित स्थान, मतलब कितने सदस्य वहां से थे। ऑप्शन है 33, 32, 34 और 36। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए है। जो संविधान सभा थी उसमें अनुसूचित जनजाति के कुल 33 सदस्य जो है थे। बाकी अनुसूचित जाति के सदस्य भी थे, वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, वो क्वेश्चन भी जो है पूछा जाता है। तो आपको संविधान सभा में जानना है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए कितने आरक्षित स्थान, कितने स्थान जो थे, कितनी सीटें थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो हैं जो हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे आंसर की लगी हुई है सारे क्वेश्चंस के। वैसे तो हम आंसर की आपसे डिस्कस भी कर चुके हैं, बट ये क्वेश्चन जो है वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में भी अवेलेबल कराए जाएंगे, और जब आपको पीडीएफ दी जाएगी तो उस पीडीएफ में ये आंसर शीट लगी होगी, तो आप वहां से आंसर मैच कर चुके हैं। ये पीडीएफ लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप का यूजर नेम दिया हुआ है। बाकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी जो है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन है, इसमें लिंक लगा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उस लिंक के थ्रू भी आप ये ग्रुप ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो संविधान के इस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो में इतना ही। बाकी आपको क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि ये सब भारतीय संविधान के जो आगे के चैप्टर्स की वीडियो हैं उनका आपको टाइमली अपडेट मिलता रहे। ये भारतीय संविधान को हम लोग इसी तरह से पूरा कंप्लीट जो है स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, बाकी नए क्वेश्चंस के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।